हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन 1, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बिल्कुल सही है। ये 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में, नरम दल और गरम दल में टूट गया था। कथन 2, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों, चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। ये भी कथन सही है। कथन 3, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट, चरमपंथी और नरमपंथी का विलयन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने की। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, किंतु उसकी अध्यक्षता SP सिन्हा ने नहीं बल्कि अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। इस प्रकार कथन तीसरा गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 सही है, किंतु कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। गलत है, ये 1872 में पहले किया गया था। कथन 2, सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। ये सही है। कथन 3, 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। यह गलत है। अतः हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। कथन 1, जस्टिस फजल अली, KM पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। एकदम सही। कथन दूसरा, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये गलत है। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। कथन तीसरा, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। सही है। कथन 2, वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। ये भी सही है। कथन 3, उनकी नियुक्ति नीलम संजीवा रेड्डी ने की थी। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला प्रश्न, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए, राजेंद्र मल्लोड़ा, B, S राजेंद्र बाबू, C, गोपाल बल्लभ पटनायक या D, कमल नारायण सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कमल नारायण सिंह है। ये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे और ये केवल 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश थे, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए, यह संशोधन जनता सरकार 1977 द्वारा लाया गया था। बिल्कुल सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। बिल्कुल सही है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये भी सही है। डी, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति एक प्रकार से कठपुतली है। ऑप्शन डी, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक कि वह संतुष्ट नहीं है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। वो मंत्रिमंडल का कठपुतली है। मंत्रिमंडल जो बोलेगी वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के
कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे तथा वे राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। दूसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि काम तो राष्ट्रपति का करेगा ना उपराष्ट्रपति, तो उसको वेतन भी राष्ट्रपति का ही मिलेगा, भले 3 दिन के लिए करे, 3 दिन के लिए करेगा तो भी उसको वेतन राष्ट्रपति का ही मिलेगा। तीसरा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे? ये भी सही है, क्योंकि अगर देश में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। गलत है ये। दूसरा, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि संयुक्त सभा की अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है यह संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन 3, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति या कोरम होनी चाहिए। ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, बी, शहरी विकास संबंधी समिति, सी, श्रम संबंधी समिति या डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। CGPSC द्वारा इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। गलत है, यह एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। गलत है ये, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य नहीं बन सकते। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और एक तरफ वो केंद्र शासित प्रदेश जिस वर्ष में बने हैं उससे उसका सही मिलान करना है। लक्षद्वीप बना है आपका 1956 में, दमन और दीव बना है 1962 में, चंडीगढ़ बना है 1966 में, दादरा और नागर हवेली बना है आपका 1961 में। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? पहला, आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, गलत है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथायाम थे, ये भी गलत है। दोस्तों, वित्त आयोग भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 में आता है। वित्त आयोग का सबसे पहली बार रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था 22 नवंबर 1951 को। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी जी थे और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल कथन एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर ऑप्शन सी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पहला, भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही। भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी, ये भी सही है। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ओलंपिक्स 2020 के बारे में अन्य तथ्य जान लीजिए। ओलंपिक्स 2020 टोक्यो जापान में हुआ था, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। प्रारंभ में ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे और अंत में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया जी थे। भारत मेडल की श्रेणी में 48वें पायदान पर थी, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, इस प्रकार टोटल 7 मेडल भारत ने प्राप्त किए। विंटर ओलंपिक बीजिंग में हुआ 2022 का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के कालक्रम में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ वह सबसे पहले आएगा। यहाँ पे टेनिस के टूर्नामेंट दिए गए हैं, उसको वो कब स्टार्ट हुए हैं सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विंबलडन हुआ था आपका 1877 में, यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था आपका 1905 में। हमारा अगला प्रश्न है, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, इसका फुल फॉर्म GNU/S नॉट यूनिक्स है, ये तो सही है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टालमैन ने की थी, ये भी सही है। 27 सितंबर 1983 को हुआ था इसका स्टार्टिंग। सी, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। डी, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, यह कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायर ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है? ए, एक कंप्यूटर गेम, बी, एक साइबर अटैक, सी, एक मिलिट्री अटैक सिस्टम या डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, DDoS एक साइबर अटैक है। हमारा अगला प्रश्न, नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, सी, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल या डी, नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक के बारे में अन्य तथ्य जान लीजिए। नाविक बेसिकली यह इसरो के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। ये भारतीय सरकार के अंतर्गत आती है। देश की सीमा से 1500 से 1600 किलोमीटर तक की दूरी बता सकती है। देश की सीमा से 1500 से 1600 किलोमीटर तक की सटीक दूरी सूचना देने के लिए ये विख्यात है। नाविक से रिलेटेड टोटल 8 उपग्रह स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 उपग्रह ऑर्बिट में हैं। प्रथम उपग्रह 1 जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और अंतिम उपग्रह 12 अप्रैल 2018 को प्रक्षेपित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन एएम से कम होती है। बी, इसमें आयाम और कलर नहीं बदलती। सी, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। डी, इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? ए, इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे इसका स्वीकृति हो गया था। बी, इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, बिल्कुल सही है। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। ऑप्शन डी, इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, ये भी सही है। तो फिर चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी, इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, जबकि चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से रिलीज किया गया था और इसमें GSLV Mark 3 रॉकेट का यूज़ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? PSC द्वारा लिया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.5 ml। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? पहला, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, बिल्कुल सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, ये भी सही है। तो फिर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन से है और ये टोटल 65 किलोमीटर लंबी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? ए, चेन्नई तमिलनाडु में, बी, कन्नूर केरल में, सी, पालघर महाराष्ट्र में या डी, लोथल गुजरात में। CGPSC द्वारा इसका आंसर ऑप्शन डी, लोथल गुजरात दिया गया है।